कुछ मसरूफियात की वजह से एक दो दिन में आपके लिए वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया। आज थोड़ा टाइम स्पेयर करके जल्दी जल्दी से समझा कि आपको एक लेक्चर अपलोड कर दूं मैं एक और फॉर्म ऑफ लाइफ के ऊपर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एन अदर स्टोरी, एन अदर टॉपिक, एन अदर डाइवर्सिटी ऑफ बॉर्डर लाइन ऑफ लाइफ, अ सेलुलर लाइफ। चूँकि हम पढ़ चुके हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो कैसे बने होते हैं, लाइफ क्या होती है, लाइफ के फॉर्म्स क्या होते हैं। तो जनरली ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर क्लासिफाइड इनटू 5 kingdoms, whereas there is an entity, there is a molecular structure which is yet not classified, which is yet not isolated, which is yet not declared either as a living or non-living organism। और वो बॉर्डर लाइन है जो कि बीच में आता है, जिसे हम वायरस कहते हैं। और ये एक फॉर्म है जिसको हम पढ़ते हैं असेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ के अंदर। वायरस क्या है, वायरस कैसे डिस्कवर हुआ और वायरस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये दो एस्पेक्ट्स हैं जो कि आज इस लेक्चर में हम सुनने जा रहे हैं। तो वायरस जिसको हम पढ़ते हैं कि इसका ये ड्राइव्ड है फ्रॉम अ लैटिन वर्ड में से, दैट मीन्स वेनम। वेनम में से ड्राइव्ड है, जिसकी मीनिंग क्या होती है, इसका पॉइजन। तो वायरस इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ वेनम व्हिच मींस पॉइजन। असल में हो यूं रहा था कि प्लांट्स के ऊपर सर्टेन ऐसे इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे थे कि जैसे कोई पॉइजन हो जो कि प्लांट्स के ऊपर डिजीज काज कर रहा हो, या उन्हें नुकसान दे रहा हो, या उन्हें बर्न कर रहा हो। तो साइंटिस्ट्स वर कंफ्यूज्ड टू फाइंड आउट व्हाट एक्चुअली दिस पॉइजन इज, एंड दे ट्राइड देयर लेवल बेस्ट टू आइसोलेट, टू डिफरेंशिएट कि ये असल में काजिंग एजेंट क्या है। उस टाइम पर चूंकि जनरल जो डिजीजेस हुआ करती थी उनको आइसोलेट करने की डिफरेंट टेक्निक्स हुआ करती थी, फिल्टर पेपर टेक्निक्स हुआ करती थी, जिनके जरिए वो पैथोजेंस को या काजिंग एजेंट्स को आइसोलेट करते थे। तो फॉर मेनी इयर्स these disease caused by viruses were misunderstood as bacterial diseases caused by other known causing agents or pathogen। लेटर जैसे हमारी अप्रोच बढ़ती गई, हम एडवांस होते गए, वी ट्राई टू आइसोलेट द पैथोजेंस एंड डिजीजेस। तो इस पर भी इन वायरसेस के ऊपर भी फोकस डेवलप हुआ, और साइंटिस्ट्स ने इन पॉइजनस इफेक्ट्स को स्टडी करना शुरू कर दिया कि ये असल में है क्या और कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। तो सिंपली यह हुआ कि साइंटिस्ट ने उस टाइम पर एक टेक्निक हुआ करती थी जिसे हम कहते थे पोर्सिलेन पेपर, और इस पोर्सिलेन पेपर्स में से उन काजिंग एजेंट्स को पास या फिल्टर किया जाता था। तो अगर वो फिल्टर नहीं हो पाते थे तो ये आइसोलेट हो जाता था कि ये बैक्टीरियल है या ईटीसी है। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिसको हम पढ़ते हैं, जिसका चार्ल्स कैम्बरलैंड, इसने क्या किया कि जो रेबीज थी उस रेबीज के काजिंग एजेंट को पास किया उस फिल्टर पेपर, पोर्सिलेन पेपर से, और उसे इम्प्लांट किया या उसे ट्रांसफ़र किया टू अनदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर। तो वो जो डिजीज़ है वो ट्रांसफ़र हो गई। एंड इसने कहा कि ये बहरहाल कुछ ऐसा काजिंग एजेंट है जो इस पोर्सिलेन पेपर से अगर पास हो गया है, दैट मीन्स कि ये बैक्टीरिया नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया इस पेपर में से पास नहीं हो पाते। इट वॉज द फर्स्ट क्लू कि दिस व्हाटसोएवर इज, बट इट इज एट लीस्ट अ सेपरेट एंटिटी, ये कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर है। लेटर ये स्टोरी आगे चलती गई, और आइवानोवेस्की ने वेरी फर्स्ट टाइम एक डिजीज है जिसको स्टडी किया, जिसको हम कहते हैं टोबैको मोज़ेक डिजीज। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने टोबैको मोज़ेक डिजीज का प्लान लेकर उनके लीफ में से जूस एक्सट्रैक्ट करके उस एक्सट्रैक्टेड जूस को फिल्टर पेपर, पोर्सिलेन पेपर में से पास करके फिल्टर करने के बाद जो फिल्टर्ड सोल्यूशन थी उसे प्लांट के ऊपर, टोबैको प्लांट, फ्रेश टोबैको प्लांट के ऊपर जब अप्लाई किया तो उन पर डिजीज ट्रांसफर हो गई। और ये एक मरतबा फिर कंफर्म हो गया कि ये जो भी काजिंग एजेंट है ये कंफर्म है कि ये बैक्टीरिया नहीं है, ये कोई और है जो कि फिल्टरेबल है, और इस वजह से इसे पहले ये वर्ड दिया गया कि दीज आर कॉल्ड फिल्टरेबल पैथोजेंस, दे आर कॉल्ड फिल्टरेबल काजिंग एजेंट्स। लेकिन चूंकि इनकी स्ट्रक्चर जो कि अब हम जानते हैं वो इतनी माइन्यूट थी, इतनी मॉलिक्यूलर थी, इतनी टाइनी थी कि उसे एग्जामिन करना इतना आसान नहीं था। तो स्टोरी was finally unfolded with the discovery of electron microscope, और वेनले स्टैनली ने जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कवर कर लिया तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जब टीएमवी के क्रिस्टल्स को लेकर
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब स्टडी किया गया तो वायरस की पूरी स्टोरी जो है वो अनफोल्ड हो गई, क्योंकि वो कंप्लीटली एक सेपरेट स्ट्रक्चर था, उसकी इतनी कॉम्प्लेक्स सेलुलर स्ट्रक्चर तो थी नहीं जिसे हम एग्जामिन कर पाते। तो उस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने वायरस की पूरे डिटेल्स को, मॉलिक्यूलर डिटेल्स को हमें बता दिया। और अब जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस की बात करते हैं तो ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमने विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमने हासिल किए हैं। तो इस तरह से एक अलहदा और सेपरेट एंटिटी जो वायरस है उसे हम डिस्कवर कर पाए विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इस माइक्रोस्कोप की मदद से हमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देते हैं, वायरस क्या होता है, वायरस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने के लिए हमने वायरस के कैरेक्टरिस्टिक्स को इनलिस्ट कर दिया है, सो दैट यू कैन इजीली हैव अ ओवरव्यू कि वायरस क्या होता है। वायरस एक असेल्युलर स्ट्रक्चर है, वायरस के अंदर सेल नहीं होता। इवन हम उसे कहें कि वो इतनी टाइनी, इतनी माइन्यूट, इतनी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है कि वो जस्ट मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होती है। और जब हम उन्हें कहते हैं कि वो मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होती है तो वो मॉलिक्यूल्स उनका जेनेटिक मटेरियल होता है, हेरेडिटी मटेरियल होता है, जो कि क्या हो सकता है, वो डीएनए हो सकता है, वो आरएनए हो सकता है। दे कैन बी सिंगल, दे कैन बी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डीएनए, एंड समटाइम इनके पास अपने प्रोटीन्स मौजूद होते हैं जो कि इनकी कोट या एनवेलप को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो इनकी जस्ट स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स की बनी होती है और वो मॉलिक्यूल क्या होता है, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स होते हैं। तो ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होती है वायरसेस की। इसमें जो सिंपल है उसमें कम से कम 4 जीन्स तक, और जो बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके अंदर अराउंड कोई 200 जीन्स तक उनका जीनोम होता है। तो वायरसेस अपने जीनोम के हिसाब से सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स जीनोम्स तक डिवाइडेड हैं, और हमने इनको जीनोम के हिसाब से क्लासीफाई भी कर दिया है कि दे आर कॉल्ड स्मॉल जीनोम वायरसेस, मीडियम जीनोम वायरसेस एंड लार्ज जीनोम वायरसेस। कुछ इनमें से वायरसेस हैं जिनको हम पढ़ते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स वायरसेस होते हैं, और उन वायरसेस के पास न सिर्फ उनका जेनेटिक मटेरियल लेकिन उनके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स भी मौजूद होते हैं। सच एज बैक्टीरियोफेज वायरस है जिसके पास वी से अराउंड कोई 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। हम वायरस की स्ट्रक्चर को एक अलग वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन वायरस के स्ट्रक्चर को अगर जनरली देखा जाए तो उसके आउटवर्ड एक कोट होती है जो कि कैप्सिड की बनी हुई होती है, जो कि कैप्सोमर की बनी हुई होती है, और उस कोट के अंदर वायरसेस की कोर स्ट्रक्चर होती है, जो कोर स्ट्रक्चर उनके जेनेटिक मटेरियल पर या समटाइम एंजाइम्स पर मुश्तमिल होती है, और समटाइम इनके ऊपर एन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी मौजूद होती है जिसे हम कहते हैं वो एनवेलप कहलाती है। तो जनरली स्पीकिंग वायरस इज एनवेलप, its capsid and its core structure which consists of DNA, RNA or proteins. वायरसेस चूंकि अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से इंडिपेंडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं हैं, वो हमेशा लिविंग नहीं रहते, तो वायरस कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है जिससे वो लिविंग होता है, और कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनसे वो नॉन लिविंग लगता है। तो इसी वजह से हमने वायरसेस को बॉर्डर लाइन पे रखा है। We have enlisted the characteristics of viruses जो कि उसे लिविंग बनाते हैं या जो उसे नॉन लिविंग बनाते हैं। मिसाल वायरस के अंदर एबिलिटी है कि ये इंटरेक्ट करता है एनवायरनमेंट के साथ, ये इंटरेक्ट करता है होस्ट के साथ, और ये एक ऐसे पैथोजन की टेंडेंसी है जो कि लिविंग होता हो, लाइक बैक्टीरिया, फंजी एंड ईटीसी। तो ये भी क्या करते हैं, ये भी इसी तरह के एक एंटिटी, एक स्ट्रक्चर है जो कि मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और वो फंक्शंस कर रहा होता है एनवायरनमेंट के साथ, होस्ट के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है। और व्हेन इट्स इनसाइड होस्ट इट्स परफॉर्मिंग इट्स ओन मेटाबॉलिक फंक्शंस, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज द वे अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अदर पैथोजेंस परफॉर्म करते हैं। तो ये भी बिल्कुल इसी तरह से अपनी एक्टिविटीज कर रहा होता है, जिससे लगता है कि जो वायरस है वो एक लिविंग स्ट्रक्चर है। सिमिलरली वायरसेस में एक इम्पोर्टेंट एबिलिटी ये है कि दे कैन रेप्लिकेट, दे फॉर्म देयर ओन कॉपीज। दिस इज हाउ वी वुड सिंपली से इट्स द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन। वायरस इज reproducing itself. तो when virus is reproducing itself, it is a characteristic of a living organism. क्योंकि रिप्रोडक्शन करना एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर होता है। तो ये चूंकि रेप्लिकेट कर रहा होता है, इस वजह से हमें लगता है कि वायरस लिविंग है।
न सिर्फ इतना कि वायरस हमें लिविंग लगता है, वायरसेस continuously undergo mutation and they are continuously forming their different strands and this strands and mutation ये एक और ऐसा कैरेक्टर है जो कि भी वायरस को लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करता है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही कैरेक्टर है कि वो एनवायरनमेंट के हिसाब से कंटिन्यूसली वेरी होते जाते हैं और वो इवॉल्व होते जाते हैं सो दैट दे कैन फिट टू द एनवायरनमेंट एंड दे कैन सर्वाइव। सिमिलरली इन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से वायरस हमें लगता है कि वायरस लिविंग है, लेकिन देयर आर कैरेक्टरिस्टिक्स जिसकी बुनियाद पर हम वायरस को कहते हैं कि वो नॉन लिविंग है। मिसाल के तौर पर वो जैसे ही होस्ट से बाहर आता है तो वो नॉन लिविंग हो जाता है, वो इनएक्टिव हो जाता है, वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर सकता और इन विदाउट होस्ट वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर भी अपनी कोई फंक्शंस या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज नहीं कर पाता। और इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि जैसे ही वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बाहर आता है, होस्ट से बाहर आता है, तो वो क्रिस्टलाइज हो जाता है लाइक द क्रिस्टल्स ऑफ शुगर एंड साल्ट्स एंड ईटीसी। तो ये क्रिस्टलाइज होकर के हार्ड डेड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाना, ये एक वायरस का ऐसा कैरेक्टर है जो वायरस को नॉन लिविंग बना लेता है। लिहाजा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इस तरह नहीं करता कि वो टेम्परली लिविंग होता हो और वो टेम्परली नॉन लिविंग होता हो। ये वायरस ही है जिसमें ये एबिलिटी है कि जो वायरस जैसे ही होस्ट में से बाहर आता है तो वो क्रिस्टलाइज हो जाता है। बिकॉज ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वी से वायरस is a non-living entity and because of mostly replication we say virus is a living entity। तो ये है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। इनके अलावा वायरसेस चूंकि हम उनको पढ़ कर आए हैं कि ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, दे आर पैरासाइट्स एंड दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। असेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं वायरसेस। इनकी स्ट्रक्चर, टाइप्स, क्लासिफिकेशन, मोड ऑफ जो है वो रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं उन्हें हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।